नमस्कार मित्रों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे 30 मई 2025 का करंट अफेयर्स, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। ये देश के सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं वो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम जैसे महत्वपूर्ण अखबार हैं। साथियों, आइए पढ़ते हैं आज का अपना पहला सवाल। आज का अपना पहला सवाल है कि हाल ही में सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के आधार पर किस बैंक के पूर्व सीईओ पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिसेंटली सेबी imposed on a ban on the former CEO of which bank for insider trading? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक या एचडीएफसी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक। साथियों, अगर हम बात करें कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, तो जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के जैसे सीईओ है, सीपीएफओ है या कोई कर्मचारी है, कोई जुड़ा हुआ रिश्तेदार है, कंपनी की जानकारी का फ़ायदा उठाता है और जो अभी पब्लिक नहीं हुई है और उस जानकारी के आधार पर वो शेयर को खरीदता और बेचता है, तो इसे गैर कानूनी या धोखाधड़ी यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो एक धोखाधड़ी है जो किसी अपने ही कंपनी को धोखा देने की बात करते हैं। साथियों, बात अगर हम सेबी की करें तो सेबी की स्थापना वैसे 12 अप्रैल 1988 को भी हो गई थी, लेकिन उस समय ये एक गैर संवैधानिक निकाय थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। उसके बाद 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट लाया जाता है और इसी एक्ट के तहत इसको कानूनी दर्जा दिया जाता है, यानी अब एक कानूनी निकाय बन गया है साथियों, यानी कानूनी बॉडी हो गया है। सेबी के जो प्रमुख कार्य हैं वो निवेशकों के हितों की रक्षा करना, जैसा कि इस बार करने की कोशिश की इंडसइंड बैंक के मामले में, शेयर बाजार और ब्रोकरों को रेगुलेट करना, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या अन्य पूंजी बाजार गतिविधियों की निगरानी करना, इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण करना, जिसके तहत इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ पर प्रतिबंध लगाया गया, वित्तीय जागरूकता और निवेशक शिक्षा प्रदान करना, धोखाधड़ी व अनियमित लेन देन को रोकना, ये सेबी के प्रमुख कार्य है। और साथियों, तुकीन कांत पांडे जो हैं वो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले माधवीपुरी बुची दी थी, तो माधवीपुरी जी जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी, इसमें तुकीन कांत पांडे जी हैं। अगला प्रमुख सवाल है साथियों कि हाल ही में WMO की रिपोर्ट के अनुसार यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.9 डिग्री सेल्सियस या 1.10 डिग्री सेल्सियस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की स्थापना। साथियों, बात अगर WMO की करें तो 23 मार्च 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड की जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इसके महासचिव हैं डॉक्टर सेलेस्टे शलोओलो 2024 से, जबकि इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसूद, ये 2023 से 27 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगला प्रमुख सवाल है कि हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रदेश के अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला, यानी एक क्वांटम प्रदेश नामक अनुसंधान DRDO ने कहाँ पर खोला है। Where did DRDO recently inaugurate the Quantum Technology Research Center? उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। साथियों, बात अगर हम DRDO की करें तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 1010 करोड़ रुपए की सिटी गैस वितरण परियोजना किस राज्य में शुरू की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में या बिहार के पटना में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। साथियों, प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 1010 करोड़ रुपए की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो साथियों, पश्चिम बंगाल ये है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है और
सिक्किम के साथ अपनी सीमा बनाता है, असम के साथ अपनी सीमा बनाता है, बिहार के साथ अपनी सीमा बनाता है, झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है और आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की साझा करता है बांग्लादेश के साथ, इसके अलावा असम के साथ, सिक्किम के साथ, बिहार के साथ, झारखंड के साथ और उड़ीसा के साथ, यानी 5 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में हैं। सुंदरवन की बात करें साथियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। ये रामसर साइट भी है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बहुत ही आधारों पे सुंदरवन पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहाँ पर सुनहरे वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक। साथियों, देश में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट था, जो 1936 में बनाया गया था। नवीनतम सबसे राष्ट्रीय उद्यान जो है 107वां नंबर का, वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में घोषित किया गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में मिलेगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में है साथियों। और देश का पहला जो मरीन यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था वो कच्छ की खाड़ी थी। 2 मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, एक कच्छ की खाड़ी और दूसरा है आपका मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु में आएगा। साथियों, अगला प्रमुख सवाल है कि हाल ही में टाटा एयर ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली टाटा एयर डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली इन विच स्टेट? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बेंगलुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। साथियों, टाटा एडवांस सिस्टम जो लिमिटेड है यानी TASL और यूरोप की एक प्रमुख कंपनी है एरोस्पेस कंपनी एयरबस, इन दोनों ने मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना कर रही हैं और ये कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में किया जा रहा है। बेमगल इंडस्ट्रियल एरिया में बनाई जा रहा है साथियों। और इसके तहत एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा, जो एक बहुउद्देशीय सिंगल इंजन हल्का हेलीकॉप्टर लाइट हेलीकॉप्टर होगा ये। और यह हेलीकॉप्टर भारत में पुलिस, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, चिकित्सा सेवाओं, कार्गो संचालन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। 2026 तक लगभग 10 हेलीकॉप्टर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है और पूरी तरीके से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित भारत का पहला हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई होगी। साथियों, आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? Who was recently honored with the Global Indian of the Year 25 अवार्ड? नरेंद्र मोदी जी, जग्गी सद्गुरु जी, सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, या एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आध्यात्मिक गुरु जो जग्गी सद्गुरु जी हैं, उन्हें साथियों ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कनाडा में हुआ था, तो वहाँ पर आध्यात्मिक गुरु को ग्लोबल इंडियन 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें मानव चेतना, पर्यावरण जागरूकता, सेब ऑयल और कावेरी कलिंग जैसे अभियानों के लिए दिया गया है। साथियों, ये थे आज के प्रमुख MCQ जो करंट अफेयर से अलग अलग अखबारों से हमने लाया आपके लिए। हम केवल उन्हीं अखबारों या उन्हीं खबरों को आपके लिए लाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, अन्यथा फिजूल खबरों से हम बचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DRDC एजुकेशन को, साथ ही चैनल को लाइक कर लेना। सेशन पसंद आए तो उसे भी लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।